नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे नए हथियार पर बात करने वाले हैं जिसे डीआरडीओ बना रहा है और जो सच में एक गेम चेंजर हो सकता है। हमारे पास डिफेंस नॉलेज शो की एक रिपोर्ट है जो एक नई तरह की क्रूज मिसाइल के बारे में है। आज समझेंगे कि ये चीज़ इतनी खास क्यों है और कैसे ये इंडियन एयरफोर्स के खेलने का तरीका ही बदल सकती है। और ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि आज की लड़ाई सिर्फ रफ्तार की नहीं है। जैसा कि रिपोर्ट में इशारा किया गया है, आज की जंग वो जीतता है जिसका हथियार ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा चालाक और ज्यादा धैर्यवान हो। ये नई मिसाइल बिल्कुल इसी सोच का नतीजा लगती है। अच्छा, तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। रिपोर्ट में इसे लॉइटरिंग क्रूज मिसाइल कहा गया है। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी ड्रोन और मिसाइल का कॉकटेल हो। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये एक हाइब्रिड ही है। देखिए, पुरानी क्रूज मिसाइलें कैसी होती थीं? उन्हें लॉन्च किया, वो एक सीधी लाइन में गई और अपने टारगेट को हिट कर दिया, काम खत्म। हाँ, फायर एंड फॉरगेट। बिल्कुल। लेकिन ये मिसाइल, जैसा कि इसका नाम बताता है, लॉइटर कर सकती है, यानी मंडरा सकती है। ये टारगेट के इलाके में पहुंचकर एक शिकारी की तरह आसमान में चक्कर लगाती रहती है, सही मौके का इंतजार करती है और फिर हमला करती है। वाह। इसीलिए रिपोर्ट में इसे हंटर किलर कहा गया है। ये शिकारी भी है और हत्यारा भी। मतलब ये सिर्फ एक बुलेट नहीं है जो बंदूक से निकली, बल्कि एक शिकारी है जो घात लगाकर बैठा है। ये तो उन टारगेट्स के लिए कहर बन जाएंगी जो चलते फिरते हैं या थोड़ी देर के लिए बाहर आते हैं। एग्जैक्टली। सोचिए, कोई मोबाइल मिसाइल लॉन्चर है जो कुछ मिनटों के लिए अपनी पोजीशन से बाहर आता है और फिर छिप जाता है। पारंपरिक मिसाइल शायद उसे मिस कर दे, लेकिन ये शिकारी आसमान में इंतजार कर रहा होगा। जैसे ही वो बाहर आएगा, ये उस पर झपट्टा मार देगी। यहाँ पर रिपोर्ट एक बहुत ही कमाल के फीचर का जिक्र करती है, मैन इन द लूप कंट्रोल। ये सुनने में किसी वीडियो गेम जैसा लग रहा है, जहाँ प्लेयर के हाथ में पूरा कंट्रोल होता है। ये तुलना काफी हद तक सही है, लेकिन इसके मायने वीडियो गेम से कहीं ज्यादा गहरे हैं। ये सिर्फ एक फीचर नहीं है, ये युद्ध के मैदान में फैसले लेने के तरीके को ही बदल देता है। अब तक मिसाइल लॉन्च करना एक फायर एंड फॉरगेट सौदा था। एक बार गई तो गई, आप बस उम्मीद कर सकते थे कि वो सही जगह लगे। लेकिन मैन इन द लूप का मतलब है फायर एंड थिंक, यानी दागो और सोचो। फायर एंड थिंक, ये तो पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल देता है। मतलब पायलट अब सिर्फ लॉन्चर नहीं है। नहीं, वो मिशन के आखिरी सेकंड तक कमांडर बना रहता है। इसके 3 हिस्से हैं। पहला, मिसाइल के नाक में लगे कैमरे से पायलट को लगातार लाइव वीडियो फीड मिलती है। वो सचमुच मिसाइल की आंखों से देख रहा होता है कि जमीन पर क्या हो रहा है। एक मिनट, मतलब पायलट को एक तरह से मिसाइल की आंखें मिल जाती हैं? ये तो साइंस फिक्शन जैसा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। और दूसरा पहलू इससे भी ज्यादा जरूरी है, हमले को रोकने की क्षमता, यानी अबॉर्ट मिशन। मान लीजिए आखिरी सेकंड में पता चलता है कि टारगेट के पास कोई स्कूल बस आ गई है या वो कोई सिविलियन इलाका है। ओहो, हाँ। पुरानी मिसाइल को आप वापस नहीं बुला सकते थे, लेकिन इसे पायलट हवा में ही रोक सकता है, खुद को तबाह करने का कमांड दे सकता है। ये कोलैटरल डैमेज को रोकने के लिए एक जबरदस्त क्षमता है। और तीसरा फायदा तो शायद सबसे बड़ा गेम चेंजर है, रीटारगेटिंग। रिपोर्ट बताती है कि पायलट हवा में ही मिसाइल का लक्ष्य बदल सकता है। ये कैसे काम करता है? सोचिए, मिसाइल एक दुश्मन के रडार स्टेशन ए की तरफ जा रही है। तभी लाइव वीडियो फीड में पायलट को पास में ही एक मिसाइल लॉन्चर बी दिखाई देता है जो रडार से कहीं ज्यादा बड़ा खतरा है। अच्छा। पायलट तुरंत कमांड देकर मिसाइल का रास्ता बदल सकता है और उसे टारगेट बी पर भेज सकता है। ये जो लचीलापन है, ये जंग का नतीजा बदलने की ताकत रखता है। एक ही मिशन में आप कई टारगेट्स को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी तो कमाल की है, लेकिन ये सब करने के लिए इसे कितनी दूर तक जाना होगा? मतलब दुश्मन के एयर डिफेंस से बचने के लिए रेंज बहुत मायने रखती है। रिपोर्ट में इसकी रेंज के बारे में क्या बताया गया है? रिपोर्ट के मुताबिक इसकी रेंज लगभग 250 किलोमीटर है। 250 किलोमीटर? हाँ, और ये इसे एक बेहतरीन स्टैंड ऑफ वेपन बनाती है। इसका मतलब ये है कि हमारे लड़ाकू विमान दुश्मन की सीमा में घुसे बिना एक सुरक्षित दूरी से इसे दाग सकते हैं। अच्छा। इससे हमारे पायलट और हमारे करोड़ों के फाइटर जेट्स दोनों दुश्मन के एयर डिफेंस की जद से बाहर रहते हैं। और वॉरहेड? रिपोर्ट में 50 किलो का जिक्र है। एक मिनट, सिर्फ 50 किलो? जब हम ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों की बात करते हैं तो सैकड़ों किलो के वॉरहेड की बात होती है। क्या 50 किलो आज के जमाने में किसी मजबूत बंकर या कमांड सेंटर को तबाह करने के लिए काफी है?
मुझे ये थोड़ा कम लग रहा है। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है और रिपोर्ट भी इस पर रोशनी डालती है। देखिए, आधुनिक युद्ध का मंत्र बदल रहा है। अब ब्रूट फोर्स से ज़्यादा प्रिसिजन यानी सटीकता मायने रखती है। ये 50 किलो का वॉरहेड किसी शहर को तबाह करने के लिए नहीं है। इसका काम है पिन पॉइंट एक्यूरेसी से किसी खिड़की से अंदर घुसकर दुश्मन के कमांड सेंटर को उड़ा देना या किसी रडार स्टेशन के दिल पर वार करना। अच्छा। ये एक सर्जन के चाकू की तरह है, हथौड़े की तरह नहीं। और जब आप इतनी सटीकता से हमला करते हैं तो 50 किलो का हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड बहुत तबाही मचा सकता है। अच्छा, मतलब बड़ा धमाका नहीं, सही जगह पर धमाका। रिपोर्ट में इसके मॉड्यूलर डिजाइन का भी जिक्र है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक ही तरह का काम नहीं करती। बिल्कुल। मॉड्यूलर डिजाइन इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। जरूरत के हिसाब से इसका 50 किलो का वॉरहेड बदला जा सकता है। जैसे? अगर दुश्मन के रडार को जैम करना है तो इसमें विस्फोटक की जगह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी EW पेलोड लगा दो। अगर दुश्मन के टैंकों के झुंड पर हमला करना है तो क्लस्टर म्यूनिशन लगा दो। और अगर बंकर उड़ाना है तो हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड तो है ही। वाह। यही चीज इसे एक स्विस आर्मी नाइफ जैसा हथियार बनाती है। और इसे अंधेरे में कैसे पता चलता कि कहाँ जाना है? इसका गाइडेंस सिस्टम भी बहुत स्मार्ट है। लंबी दूरी तक जाने के लिए ये INS और GPS का इस्तेमाल करती है, जो कि स्टैंडर्ड है। लेकिन असली जादू तब शुरू होता है जब ये टारगेट के पास पहुंचती है। तब इसका ऑनबोर्ड सीकर एक्टिवेट हो जाता है। इसमें एक ऑप्टिकल कैमरा और एक इंफ्रारेड सेंसर लगा है। इंफ्रारेड? हाँ, इंफ्रारेड सेंसर की वजह से ये घने अंधेरे में भी गर्मी के सिग्नेचर को देखकर अपने टारगेट को पहचान सकती है। दुश्मन रात के अंधेरे में भी इससे छिप नहीं सकता। तो इन सब क्षमताओं को अगर एक साथ जोड़कर देखें तो असल जंग के मैदान में इंडियन एयरफोर्स इसका इस्तेमाल कैसे करेगी? रिपोर्ट में सीड मिशंस पर काफी जोर है। ये क्या होता है? सीड का मतलब है सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, यानी दुश्मन के हवाई सुरक्षा कवच को तोड़ना। आज चीन और पाकिस्तान ने अपनी सीमाओं पर S-400 जैसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे हैं। ये मिसाइल उनके लिए एक बुरे सपने की तरह होगी। कैसे? इसका जो ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट है वो एक जाल बिछाने जैसा है। जाल? ये सुनने में दिलचस्प लग रहा है। ये कैसे काम करेगा? कल्पना कीजिए। नहीं, इसे और करीब से देखते हैं। आप एक दुश्मन एयर डिफेंस ऑपरेटर हैं। ठीक है। आप अपनी स्क्रीन देख रहे हैं। सब कुछ शांत है, लेकिन आपको पता है कि ऊपर आसमान में भारत की 6 हंटर किलर मिसाइलें शिकारी की तरह मंडरा रही हैं, जो सिर्फ आपके रडार के ऑन होने का इंतजार कर रही हैं। आप क्या करेंगे? अगर मैंने रडार ऑन किया तो वो मिसाइलें मेरे सिग्नल को पकड़कर मुझ पर ही हमला कर देंगी। सही। और अगर आप डर के मारे अपना रडार बंद रखेंगे तो भारतीय फाइटर जेट्स बिना किसी रोक टोक के अंदर घुसकर अपना मिशन पूरा कर लेंगे। वाह, मतलब ये तो दुश्मन के लिए एक लूज लूज सिचुएशन है। दोनों ही सूरतों में हार उसी की होगी। एग्जैक्टली। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। ये दुश्मन के ऑपरेटर के मन में इतना खौफ पैदा कर देगा कि वो अपना सिस्टम चालू करने से पहले 100 बार सोचेगा। आप दुश्मन को उसी के हथियारों से उसी के जाल में फंसा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसे किसी एक खास विमान के लिए नहीं बनाया गया है। रिपोर्ट को देखें तो इसे हमारे लगभग सभी फ्रंटलाइन जेट्स, सुखोई 30, राफेल, यहां तक कि तेजस से लॉन्च किया जा सकेगा। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा फायदा है। सोचिए, एक सुखोई 30 MKI विमान ऐसी 4 या 6 मिसाइलें लेकर उड़ता है। वो अकेला ही दुश्मन के एक पूरे एयर डिफेंस नेटवर्क को पंगु बनाने की क्षमता रखता है। और ये एक सस्ता विकल्प भी है शायद। बिल्कुल। ब्रह्मोस या स्कैल्प जैसी मिसाइलें बहुत महंगी और भारी होती हैं। उनकी जगह आप इन मिसाइलों को बड़ी संख्या में इस्तेमाल कर सकते हैं। रिपोर्ट में एक पॉइंट ये भी है कि इन्हें बड़ी संख्या में इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या इसका मतलब है कि हम इनकी कीमत की तुलना स्कैल्प जैसी मिसाइलों से कर सकते हैं? सीधे सीधे आंकड़े तो पब्लिक नहीं है, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है। एक स्कैल्प मिसाइल की कीमत कई करोड़ होती है, उतने में शायद ऐसी दर्जनों मिसाइलें आ जाएं। अच्छा। तो आप एक ही मिशन में एक स्कैल्प दागने की जगह 10-12 ऐसी मिसाइलें दाग सकते हैं जो दुश्मन के डिफेंस को पूरी तरह से कंफ्यूज और तबाह कर देंगी। ये स्वॉर्म की तरह काम कर सकती हैं, जिससे दुश्मन के लिए सबको एक साथ ट्रैक करना और मार गिराना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इस पूरी चर्चा में आत्मनिर्भर भारत का एंगल बार बार आ रहा है। रिपोर्ट इस बात पर बहुत जोर देती है कि ये एक स्वदेशी प्रोजेक्ट है। ये इतना जरूरी क्यों है? हम तो दूसरे देशों से भी बेहतरीन हथियार खरीदते ही हैं।
देखिए, इसके कई फायदे हैं जिन्हें अगर हम बड़ी तस्वीर में देखें तो समझ आता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी है रणनीतिक स्वतंत्रता। जंग के वक्त आपको स्पेयर पार्ट्स या नई मिसाइलों के लिए किसी दूसरे देश के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। विदेशी हथियारों में अक्सर किल स्विच या ट्रैकिंग डिवाइस लगे होने का डर रहता है, जिससे बेचने वाला देश जब चाहे उसे बेकार कर सकता है। सही बात है। स्वदेशी हथियार में ऐसी कोई चिंता नहीं होती। आपका हथियार, आपका कंट्रोल। लेकिन रिपोर्ट में इसे आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ी जीत बताया गया है। पर क्या हम वाकई 100% आत्मनिर्भर हैं? क्या इसके इंजन या सीकर टेक्नोलॉजी में कोई विदेशी कंपोनेंट नहीं है? अक्सर ऐसे प्रोजेक्ट्स में ये एक छिपा हुआ पहलू होता है। ये बहुत वैलिड पॉइंट है। देखिए, 100% आत्मनिर्भरता एक सफर है, एक मंजिल नहीं। हो सकता है कि शुरुआती प्रोटोटाइप में कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट्स जैसे सीकर चिप या टर्बोजेट इंजन बाहर से लिए गए हों। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका डिजाइन, इसका सॉफ्टवेयर, इसका इंटीग्रेशन और इसकी कमांड कंट्रोल फिलॉसफी पूरी तरह से भारतीय है। डीआरडीओ का लक्ष्य यही होगा कि धीरे धीरे इन कंपोनेंट्स को भी देश में ही बनाया जाए। कोर टेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारी है, यही सबसे बड़ी जीत है। और आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर भी इसके फायदे होंगे, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है। हाँ, बिल्कुल। जब इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होगा तो कई प्राइवेट कंपनियां भी इसमें शामिल होंगी, जिससे रोजगार पैदा होगा। और उससे भी बड़ी बात है निर्यात की संभावना। फिलीपींस ने हमसे ब्रह्मोस खरीदी है। वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे कई मित्र देश ऐसे किफायती और स्मार्ट हथियारों की तलाश में हैं। अच्छा। ये मिसाइल भारत को सिर्फ एक हथियार खरीदार से एक बड़े हथियार निर्यातक के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी। ये मेक इन इंडिया का डिफेंस में सबसे अच्छा उदाहरण बन सकता है। तो कुल मिलाकर अगर मैं इसे समेटूं तो ये सिर्फ एक नई मिसाइल नहीं है, ये हथियारों की एक नई नस्ल है जो मिसाइल की रफ्तार और रेंज को ड्रोन की बुद्धिमत्ता और धैर्य के साथ जोड़ती है। इसका मैन इन द लूप कंट्रोल इसे एक ऐसा लचीलापन देता है जो पहले कभी नहीं था। बिल्कुल, और ये भारत की बदलती हुई सैन्य सोच का प्रतीक भी है। हम अब सिर्फ डिफेंसिव या बचाव की मुद्रा में नहीं सोच रहे। हम ऐसे हथियार बना रहे हैं जो दुश्मन पर हावी हो सकें, जो जंग को दुश्मन के घर तक ले जा सकें, वो भी बिना अपनी सीमा पार किए। ये भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को भी मजबूत करती है। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को कैसे? ये तो एक पारंपरिक हथियार है। हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन नो फर्स्ट यूज पर आधारित है, लेकिन हम बड़े हमले का जवाब परमाणु हथियार से दे सकते हैं। इस तरह के सटीक और घातक पारंपरिक हथियार होने का मतलब है कि हम दुश्मन को इतना भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की नौबत ही ना आए। अच्छा। ये कन्वेंशनल डेटरेंस यानी पारंपरिक प्रतिरोधक क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। जब दुश्मन को पता होगा कि भारत के पास ऐसी मिसाइल है जो उसकी खिड़की से घुसकर हमला कर सकती है, तो वो कोई भी हिमाकत करने से पहले 1000 बार सोचेगा। रिपोर्ट के आखिर में एक बहुत ही भविष्य की बात की गई है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के इस्तेमाल की संभावना का जिक्र है। हाँ, और यहीं से भविष्य के युद्ध की झलक मिलती है। अभी तो मैन इन द लूप है, यानी इंसान फैसले ले रहा है। लेकिन सोचिए, भविष्य में इन मिसाइलों में एआई डाल दिया जाए जो खुद ही लक्ष्यों को पहचाने, उनकी प्रायोरिटी तय करे और हमला करने का फैसला ले। मतलब ऑटोमेटिक? हाँ, एक सुखोई 30 ऐसी 6 एआई पावर्ड मिसाइलों का एक स्वॉर्म लॉन्च करता है और वो मिसाइलें आपस में बात करके खुद ही तय करती हैं कि कौन किस टारगेट पर हमला करेगा। ये तो एक बिल्कुल ही अलग लेवल की बात हो गई। हाँ, और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। जैसे जैसे ये हंटर किलर हथियार एआई के साथ और ज्यादा स्वचालित होते जाएंगे, भविष्य में सैन्य कमांडरों को किन नए नैतिक और रणनीतिक सवालों का सामना करना पड़ेगा। जब मशीनें खुद जिंदगी और मौत का फैसला लेने लगेंगी, तब इंसान की भूमिका क्या रह जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज दुनिया की हर बड़ी सेना तलाश रही है। तो हम दुश्मन के बंकरों को बिना अपने सैनिकों की जान जोखिम में डाले आसानी से तबाह कर सकते थे। भविष्य में अगर सीमा पर कोई तनाव होता है तो ये मिसाइल हमारी सेना के लिए सबसे पहला रिस्पांस ऑप्शन बन सकती है। इस मिसाइल की गाइडेंस किट और डेटा लिंक भी बेहद उन्नत किस्म का होगा। टू वे डेटा लिंक का मतलब है कि मिसाइल न केवल कमांड सेंटर से निर्देश ले सकती है, बल्कि वापस जानकारी भी भेज सकती है। ये पायलट को युद्ध क्षेत्र का आंखों देखा हाल दिखाएगी,
इससे बैटल डैमेज असेसमेंट में भी मदद मिलेगी, यानी कि हमला करने के बाद हम तुरंत देख सकेंगे कि टारगेट पूरी तरह नष्ट हुआ है या नहीं। अगर टारगेट बच गया है तो हम तुरंत दूसरी मिसाइल फायर कर सकेंगे या कोई और एक्शन ले सकेंगे। पुरानी मिसाइलों में हमें हमले का असर जानने के लिए सैटेलाइट तस्वीरों या दूसरे विमानों का इंतजार करना पड़ता था, जिसमें काफी वक्त बर्बाद होता था। लेकिन इस सिस्टम से हमें रियल टाइम रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा ये मिसाइल नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का भी हिस्सा बनेगी। इसका मतलब है कि इसे सिर्फ फाइटर जेट का पायलट ही नहीं, बल्कि जमीन पर बैठा कोई कमांडर या किसी दूसरे जहाज का पायलट भी कंट्रोल कर सकेगा। ये इंटरऑपरेबिलिटी हमारी सेनाओं के बीच तालमेल को और बेहतर बनाएगी। डीआरडीओ इस मिसाइल के लिए जो सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम तैयार कर रहा है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ले सकता है, जिससे टारगेट को पहचानने की प्रक्रिया और भी तेज और सटीक हो जाएगी। भविष्य में इस मिसाइल के कई वेरिएंट्स भी आ सकते हैं। अभी इसकी रेंज 250 किलोमीटर बताई जा रही है, लेकिन तकनीक के मैच्योर होने पर इसकी रेंज को बढ़ाया भी जा सकता है। इसे जमीन से लॉन्च करने वाले मोबाइल लॉन्चर्स या नौसेना के जहाजों से लॉन्च करने लायक भी बनाया जा सकता है, यानी कि एक ही मिसाइल तीनों सेनाओं के काम आ सकेगी। इससे लॉजिस्टिक्स और मेंटेनेंस का खर्चा भी कम होगा। एक ही तरह के स्पेयर पार्ट्स और ट्रेनिंग से काम चल जाएगा। ये स्टैंडर्डाइजेशन किसी भी सेना के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा इस मिसाइल को निर्यात भी किया जा सकता है। दुनिया के कई देश जो महंगे अमेरिकी या इजरायली हथियार नहीं खरीद सकते, वे भारत से इस तरह की एडवांस लेकिन किफायती मिसाइल खरीदने में दिलचस्पी दिखा सकते हैं। इससे भारत को विदेशी मुद्रा कमाने में भी मदद मिलेगी और दुनिया में हमारा रुतबा भी बढ़ेगा। फिलीपींस और वियतनाम जैसे देश जो चीन की दादागिरी से परेशान हैं, उनके लिए ये मिसाइल एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। भारत पहले ही ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल सिस्टम के जरिए डिफेंस एक्सपोर्ट के बाजार में कदम रख चुका है और ये नई मिसाइल उस पोर्टफोलियो को और मजबूत करेगी। इस मिसाइल का तकनीकी पक्ष जितना मजबूत है, उतना ही इसका रणनीतिक महत्व भी है। भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के हिसाब से हमारे पास ऐसे कन्वेंशनल यानी कि गैर परमाणु हथियार होने चाहिए जो दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा सकें, ताकि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की नौबत ही न आए। ये मिसाइल उसी रणनीति का हिस्सा है। ये हमें दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ तबाह करने की ताकत देती है, जिससे दुश्मन की कमर टूट जाए। पाकिस्तान आए दिन परमाणु धमकी देता रहता है, लेकिन भारत के पास ऐसे स्मार्ट हथियार होने का मतलब है कि हम उसके परमाणु ब्लफ को दरकिनार करते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, वो भी अपनी सीमा पार किए बिना। ये डेटरेंस यानी कि भय पैदा करने के लिए बहुत जरूरी है। जब दुश्मन को पता होगा कि भारत के पास ऐसी मिसाइल है जो उसकी खिड़की से घुसकर हमला कर सकती है, तो वो कोई भी हिमाकत करने से पहले 1000 बार सोचेगा। चीन के साथ लगी LAC पर भी, जहां बड़े पैमाने पर सैनिकों की तैनाती मुश्किल होती है, वहां ये मिसाइलें हमारी मार्क क्षमता को बनाए रखने में मदद करेंगी। तिब्बत के पठार पर चीन के एयरबेस और लॉजिस्टिक्स हब इस मिसाइल की जद में होंगे। अगर चीन वहां कोई भी निर्माण कार्य या सैनिकों का जमावड़ा करता है, तो ये मिसाइलें उन पर नजर भी रख सकेंगी और जरूरत पड़ने पर उन्हें नष्ट भी कर सकेंगी। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के लिए ये प्रोजेक्ट एक चुनौती भी है और एक अवसर भी। क्रूज मिसाइल और लॉइटरिंग म्यूनिशन की तकनीकों को एक साथ लाना आसान काम नहीं है। इसके लिए बेहद जटिल एरोडायनामिक्स और कंट्रोल सिस्टम की जरूरत होती है। मिसाइल को तेज गति पर उड़ने के लिए अलग तरह के विंग्स चाहिए होते हैं और धीमी गति पर मंडराने के लिए अलग तरह के। इन दोनों जरूरतों को एक ही एयरफ्रेम में कैसे फिट किया जाए, ये इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना होगा। इसके अलावा इसके इंजन को भी इस तरह डिजाइन करना होगा कि वो दोनों तरह की फ्लाइट प्रोफाइल को सपोर्ट कर सके। उसमें फ्यूल एफिशिएंसी भी होनी चाहिए ताकि वो लंबे समय तक हवा में रह सके। भारत ने हाल के वर्षों में मानिक जैसे छोटे टर्बोफैन इंजन विकसित करने में सफलता पाई है, जिनका इस्तेमाल निर्भय मिसाइल में हो रहा है। उम्मीद है कि इसी तकनीक का कोई उन्नत संस्करण इस नई मिसाइल को भी ताकत देगा। इसके अलावा सेंसर टेक्नोलॉजी में भी भारत ने काफी तरक्की की है। अब हम अपने खुद के सीकर और रडार बना रहे हैं। ये सारी उपलब्धियां इस नए प्रोजेक्ट में एक साथ देखने को मिलेंगी। ये प्रोजेक्ट दिखाएगा कि भारतीय विज्ञान किस स्तर पर पहुंच चुका है। इस मिसाइल के आने से एक और फायदा ये होगा कि हमारे महंगे फाइटर जेट्स को कम खतरा उठाना पड़ेगा। अक्सर दुश्मन के इलाके में बमबारी करने के लिए विमानों को एंटी एयरक्राफ्ट गन्स
और मिसाइलों के जाल से गुजरना पड़ता है, जिसमें विमान के गिरने का खतरा रहता है। लेकिन जब हमारे पास 250 किलोमीटर रेंज वाली ये स्मार्ट मिसाइल होगी, तो विमान अपनी सीमा में रहकर ही उसे रिलीज कर देगा। बाकी काम मिसाइल खुद कर लेगी। इससे हमारे पायलटों की जान सुरक्षित रहेगी और महंगे विमानों का नुकसान भी नहीं होगा। ये लागत और जोखिम दोनों को कम करने का सबसे कारगर तरीका है। इसे स्टैंड ऑफ स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहते हैं। दुनिया की सभी बड़ी वायुसेनाएं आज इसी दिशा में आगे बढ़ रही हैं और भारत भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। ये मिसाइल भारतीय वायुसेना को एक सच्चा नेटवर्क सेंट्रिक फोर्स बनाने में मदद करेगी, जहां हर हथियार और हर प्लेटफॉर्म एक दूसरे से जुड़ा होगा। कुल मिलाकर देखें तो डीआरडीओ का ये नया प्रोजेक्ट भारत की रक्षा तैयारियों में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि ये भारत की बदलती हुई सैन्य सोच का प्रतीक है। हम अब सिर्फ बचाव के लिए नहीं, बल्कि दुश्मन पर हावी होने के लिए हथियार बना रहे हैं। हम दुनिया की देखा देखी नहीं कर रहे, बल्कि अपनी जरूरतों के हिसाब से नई तकनीक इजाद कर रहे हैं। ये आत्मविश्वास ही आत्मनिर्भर भारत की असली पहचान है। जिस तरह से डीआरडीओ ने हाल ही में अग्नि 5 और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे जटिल प्रोजेक्ट्स को सफल बनाया है, उसे देखते हुए पूरा भरोसा है कि ये लॉइटरिंग क्रूज मिसाइल भी जल्द ही हकीकत बनेगी और भारत के दुश्मनों के लिए काल बनकर आसमान में गरजेगी। हमें अपने वैज्ञानिकों और उनकी मेहनत पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। ये मिसाइल जब बनकर तैयार होगी, तो ये न केवल भारतीय सीमाओं की सुरक्षा करेगी, बल्कि पूरे एशिया में शक्ति संतुलन को भारत के पक्ष में मोड़ देगी। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी डीआरडीओ के इस नए और गुप्त प्रोजेक्ट के बारे में, जो जल्द ही दुनिया के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको डीआरडीओ के इस नए और गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानकर गर्व महसूस हुआ होगा। जय हिंद।